हेलो एवरीवन, दिस इज तारीफ एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। भाई आज की वीडियो में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सीयूईटी के पुराना पेपर है ये। इसको जो स्टूडेंट पहले से वॉच कर रहे हैं उनको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 79 तक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, जिसमें कहा था कि एन टिकनर इज नोन फॉर आवर कंट्रीब्यूशन इन फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। आज इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये बता देता हूं कि हम लोग चाहे क्वेश्चन कम डिस्कस करते हैं, बट आप लोग ये देखो कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करके हम कितने और पोटेंशियल क्वेश्चन जो है निकाल लेते हैं। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसी पैटर्न से क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? जो लोग नए हैं चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। In international relation, Robert Cohen and Joseph Nye have propagated the term complex interdependence, imperialism, regionalism, all of the above. तो इसका आंसर आता है बाई फर्स्ट, complex interdependence। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो पहले भी मैंने आपको बताया था, जोसेफ नाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत कॉमन पूछा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे बाद में। बट मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, बताया था कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट है और एक है रियलिज्म। जो जोसेफ नाई हैं और रॉबर्ट कोहन हैं, इनको हम लोग जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहन जो हैं, रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई को हम लोग लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में ये लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थिंकिंग रखते हैं, जो रियलिस्ट के अपोजिट था। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट ये कहते हैं कि नॉट जस्ट स्टेट इज इंपॉर्टेंट एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट बहुत से अदर नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, एनजीओस हो गया, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन के ऑर्गन्स हो गए, ग्रीन पीस हो गया, एमनिस्टी इंटरनेशनल हो गया, रेड क्रॉस हो गया, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये भी जो चीजें हैं आज के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्टेट ही, जैसे रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट इज द ओनली इंपॉर्टेंट एक्टर, ये कहते हैं कि स्टेट खाली इंपॉर्टेंट एक्टर नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये कह रहे हैं कि इनके आने से, बाकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के आने की वजह से स्टेट का जो पावर है, जो रियलिस्ट क्लेम करते हैं, वो बहुत हद तक जो है वो अंडरमाइन हो चुका है। और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो स्टेट में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। स्टेट का इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, याद रखना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये लोग ये बात कहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हम ये डिनाई नहीं करते कि मिलिट्री इंपॉर्टेंट नहीं है या पावर बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री भी इंपॉर्टेंट है, पावर बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीजें जो हैं अब अंडरमाइन हो रही हैं, अब जो है डिक्रीज हो रही हैं। जबकि लिबरल रियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, स्टेट जो है हमेशा पावरफुल रही है। इस थ्योरी को बहुत से लोग और भी हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ये बात कह सकते हैं, दिस थिंग इज ओके फॉर जो एडवांस्ड वेस्टर्न नेशन है, राइट, बट अभी भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के पीछे, अपनी पावर इंक्रीज करने के पीछे, राइट। तो इसी तरह जो है जोसेफ जो नाई है, जोसेफ नाई जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं सॉफ्ट पावर का। बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, जो लोग आईआर के पेपर्स को सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा। जोसेफ नाई का एक और जो कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर, जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक बुक में लिखा है, जो बुक का नाम है, जस्ट मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, बाउंड टू लीड, BOUND, बाउंड टू लीड, बाउंड टू लीड। और आगे है नाम इसका द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर। ये इनका जो है बुक है जोसेफ नाई का। इसमें इन्होंने सॉफ्ट पावर के बारे में मेंशन किया और वो ये कहते हैं कि अमेरिका की एग्जांपल देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल देते हैं कि ये नॉट जस्ट हार्ड पावर के थ्रू अपने आप को लीड करता है, बट इवन उसका सॉफ्ट पावर जो है, जिसको वो मेंशन करते हैं कोऑप्टिव पावर, जो मतलब वो बहुत सारे नेशंस को नॉट जस्ट फिजिकल पावर यूज करके मना लेता है, बट सॉफ्ट आइडियोलॉजिकली भी इतना इंप्रेस कर देता है कि बहुत से नेशन जो काम नहीं भी करते हैं वो करने लगते हैं। तो इसलिए वो सॉफ्ट पावर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्ट पावर एक कंसेप्ट है जो जोसेफ नाई ने दिया है और अपनी बुक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर में दिया है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसमें से ये दूसरा क्वेश्चन निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से अभी तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया और फाइनली ये क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है भाई, डिटेंटिव वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन
कोल्ड वार, नाम, एशियान और सार्क। तो इसका आंसर आता है भाई बिल्कुल क्लियर है, कोल्ड वार। अभी तक हम लोगों ने डिटेंटे को डिस्कस नहीं किया, ना ही कोल्ड वार को डिस्कस किया है, बट देखते हैं क्या है और इसमें से और पोटेंशियल क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले याद रखना, डिटेंटे का मीनिंग होता है रिलैक्सिंग ऑफ टेंशंस, राइट, DETENT। डिटेंटे का मीनिंग हो गया टेंशन को रिलैक्स कर देना। ये पीरियड जो फॉरेन पॉलिसी था, एक्चुअली यूएस के प्रेसिडेंट जो रिचर्ड निक्सन है, उनका जो फॉरेन पॉलिसी था कि भाई टेंशंस को रिड्यूस किया जाए, और ये कोल्ड वार के पीरियड के टाइम चल रहा था। आप लोगों को पता, अभी सेकंड वर्ल्ड वार जो है 1945 में एंड हुआ था। अब जो था यूएस के पास नहीं वेपन नहीं रहे थे, न्यूक्लियर वेपन, बट सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसएसआर भी जो था 2-3 साल में ही वेपन बना के लिया था, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स। तो यूएसए ने सोचा कि ये तो गलत बात होगी, अब इसके पास भी वेपन हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, वेपन्स का यूज कम करेंगे। इसलिए उन्होंने डिटेंटे फॉरेन पॉलिसी को अप्लाई किया कि जिसमें हम रिलैक्सेशन करेंगे, टेंशंस को रिड्यूस करेंगे, और खास करके आर्म्स के जो प्रोलिफरेशन है इसको कम करेंगे, ज्यादा आर्म्स स्प्रेड नहीं होने देंगे। अब इसी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि बहुत सी ट्रीटीज बाई हुई थी जिसमें आर्म्स की रिडक्शन पे बात की गई थी। अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हो तो, या पेपर सॉल्व किए हो, आप लोगों को पता होगा वो भी इसी पॉलिसी का पार्ट थे जो बिटवीन यूएसएसआर और यूएस के बीच में हुए थे। क्या था, जैसे 1969 में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, साल्ट ट्रीटी जो साइन हुआ था। साल्ट मींस स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, राइट, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन, TIA लिमिटेशन ट्रीटी था ये। उसके बाद 1979 में हुआ था साल्ट 2, ये साल्ट 1 था और ये हो गया साल्ट 2, ये ट्रीटी साइन हुआ था। देन उसके बाद हुआ था 1991 में, 1991 में क्या हुआ था, स्टार्ट 1, और फिर 1993 में हुआ था स्टार्ट 2, राइट। उसके बाद कौन सा हुआ था, 2003 में हुआ था भाई सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। देन 2011 में हुआ था न्यू स्टार्ट। अब ये बात याद रखना, ये जो न्यू स्टार्ट जो हुआ था ट्रीटी, ये बात याद रखना, इन ट्रीटीज को शफल करके आप लोगों को पूछा जाता है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। क्या था, 1969 का जो सॉल्ट ट्रीटी था, ये साइन हुआ था हेलसिंकी में, HELSINKI, जो फिनलैंड में है। और उसके बाद जो सॉल्ट ट्रीटी 2 था 1971 में जो साइन हुआ था, वियना में साइन हुआ था, VIENNA, जो ऑस्ट्रिया में है, राइट। तो इस वजह से आप लोगों को ये याद रखना है, सॉल्ट 1 साइन हुआ था 1969 में, 71 में हुआ था सॉल्ट 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। ये हो गया स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2, 1991 और 1993 में। स्टार्ट हो गया स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, यहां पे लिमिटेशन ट्रीटी है, याद रखना, यहां पे रिडक्शन ट्रीटी है। और सॉर्ट क्या हो गया, ऑफेंसिव रिडक्शन, राइट, ऑफेंसिव रिडक्शन, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। उसके बाद 2011 में न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूएस एंड रशिया के बीच में, जिसका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, अभी वो 2026 तक, 2026 तक जो है न्यू स्टार्ट रहेगा। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन इस बार भी आप लोगों को पूछा जाए, इसलिए याद रखना। बल्कि ये सारी ट्रीटीज को याद रख लो, ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में हुई थी 1991 तक, बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड यूएसएसआर। उसके बाद बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया के बीच में हुई थी कि आर्म्स को रिड्यूस किया जाएगा, आर्म्स के प्रोलिफरेशन को कम किया जाएगा। क्यों, कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है टेंशंस जो है वो कम हो जाए। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है तो हो सकता है फिर से पूछा जाए। What is the status of Palestinian Authority in the United Nations? अब आप लोगों को पता है, पहले आंसर देख लेते हैं। फुल मेंबर स्टेट, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, नो मेंबरशिप आर नॉट क्लियर। तो इसका आंसर आता है नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। भाई पैलेस्टीन जो है आपको पता है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस पे इजराइल और पैलेस्टीन का लड़ाई चलता रहता है कि टेरिटरी हमारे पास आएगी, इजराइल जो कहता है, राइट। बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने
पैलेस्टीन जो है उसको नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस दिया और ये 2012 में दिया है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखना 2012 में 2012 में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस दिया है यूएस ने, किसको? पैलेस्टीन को। मगर उसके साथ साथ याद रखना इंडिया ने भी इस चीज को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था पैलेस्टीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का, इंडिया ने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मगर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप मत भूलना, 1988 में जो है इंडिया ने यह रिकॉग्नाइज किया था कि पैलेस्टीन जो है एक स्टेट है। तो इस फैक्ट को भी मत भूलना, यह भी पूछा जाता है कई बार। अब इसके बाद भाई नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हो सकता है इसमें से आ जाए क्योंकि अभी पिछले दिनों में न्यूज में था ये टॉपिक। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, ईरान, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया। तो इसका आंसर जो है सबको क्लियर होगा, पहले भी पता हम लोगों को। फर्स्ट है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इसमें याद रखना जो ब्राजील था, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये जो 4 कंट्रीज थी ये पहले थी 2001 में फॉर्म हुई थी। पहले ब्रिक कहा जाता था। और साउथ अफ्रीका जो है उसने ज्वाइन किया 2010 में ब्रिक्स को, राइट। अब ब्रिक क्या है? ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स जो है भाई ये 5 बहुत ज्यादा टॉप के डेवलपिंग डोमिनेंट, मतलब इकोनॉमिकली जो डेवलपिंग डोमिनेंट इकोनॉमीज हैं जो करीब आई, और उन्होंने कहा उनके कुछ प्रिंसिपल थे कि हम लोग अपने आप को डेवलप करेंगे। जैसे अफ्रीका चाहे इतनी डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है साउथ अफ्रीका, बट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है ये कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है उनके कंपैरिजन में, राइट। इनका मेन पर्पस था कि हम लोग जो है नॉन इंटरफेरेंस, इनका ये 3 मेन एजेंडा थे। नॉन इंटरफेरेंस, सेकंड था इक्वालिटी, और थर्ड था इनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट, राइट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है काम करेंगे। और ये इनका जो फर्स्ट समिट था कहां पे हुआ था ये याद रख लेना, YEKATERINBUR की येटिनबर्ग में इनका जो था फर्स्ट समिट हुआ था। 2001 में ब्रिक था और 2010 में ये हो गया ब्रिक्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, राइट। मोस्ट रिसेंटली इनका अभी जो है 14th कॉन्फ्रेंस हुआ है ब्रिक्स का, 14th ब्रिक्स समिट हुआ है। ये पूछ सकते हैं 14th ब्रिक्स समिट जो है वो अभी हुआ था, वर्चुअली हुआ था चाइना में, राइट। 2022 का 14th ब्रिक्स जो हुआ था वो चाइना में वर्चुअली कंडक्ट किया गया था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है भाई? शंघाई में, राइट। शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछा तो याद रख लेना। मगर ये बहुत कॉमन पूछते हैं कि ब्रिक्स क्या था? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये भी पूछा जाता है ओरिजिनली ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री थी, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना थी। साउथ अफ्रीका ने जो है 2010 में ज्वाइन किया था। इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना। नेक्स्ट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है। क्वेश्चन है When was Panchshil Agreement signed between India and China? 1954, 1955, 1956 और 1857? तो इसका आंसर आ जाता है, पहले बता दूं 1954। पंचशील एग्रीमेंट जो था, पंचशील का मतलब भी हो गया 5 प्रिंसिपल्स। इनको यह भी कहा जाता है 5 प्रिंसिपल ऑफ को एक्सिस्टेंस। तो ये हुआ था, पहली बात आपको यहां से क्वेश्चन निकल गया। पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इसके 5 प्रिंसिपल थे। 5 प्रिंसिपल क्या थे भाई? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी फर्स्ट, सेकंड था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, थर्ड था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, देन इक्वालिटी ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, और फिर था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। फर्स्ट था इसका म्यूचुअल रिस्पेक्ट, राइट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और याद रख लेना इसके 3 में आ जाता है म्यूचुअली, 3 में म्यूचुअल वर्ड है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देन म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। उसके बाद आ जाता है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। फिर उसके बाद आ जाता है म्यूचुअल बेनिफिट, एंड देन
फिफ्थ में आ गया पीसफुल को एग्जिस्टेंस, राइट, को एग्जिस्टेंस। तो इनको प्रिंसिपल्स को मत भूलना, ये पंचशील एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पंचशील एग्रीमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ कब था भाई? 1954 में हुआ था। बट याद रखना, पंचशील एग्रीमेंट जो था 1962 तक ही रहा था। क्यों? क्योंकि 1962 में इंडिया और चाइना की जो थी लड़ाई हो गई थी। इंडिया और चाइना की 1962 में फाइट हुई थी, वार हुई थी, तो उसकी वजह से पंचशील एग्रीमेंट का जो बेसिक प्रॉमिस था वो खत्म हो गया। दैट इज वाई 1954 से 1962 तक पंचशील को रेलिवेंट समझा जाता है। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स यही थे, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ पूछ लें इसमें से, बट पंचशील को याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत सारे जैसे नाम और पंचशील ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर्स आर कवर्ड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी? चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ब्यास, इंडस, झेलम, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर फोर्थ है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं रिवर जाके इंडस में ही मिलते हैं। तो ये सारे इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है वो आते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी ये क्या था भाई? एक वाटर एग्रीमेंट था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। और याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट तो क्वेश्चन इसमें से आ गया, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में था, राइट। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में था। सेकंड इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि किसने नेगोशिएट किया था? ये जो है वर्ल्ड बैंक ने, याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने इसको नेगोशिएट किया था, इस एग्रीमेंट को, इस ट्रीटी को। ये साइन कब हुई थी? 1960 में, ये कराची में जो साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। और उस टाइम कौन था? नेहरू जी और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, राइट। अयूब खान और नेहरू जी के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें यह डिफाइन कर दिया गया था कि 3 रिवर हैं, 3 रिवर्स जो हैं वो जिन पे पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा, और 3 रिवर ऐसे हैं जो जिन पे इंडिया का कंट्रोल रहेगा, राइट। जैसे ईस्टर्न रिवर जो थे उस पे जो है, ईस्टर्न रिवर कौन कौन से थे भाई? ब्यास आ गया, रावी आ गया और सतलुज आ गया। इस पे जो है कंट्रोल गिवन टू इंडिया का कंट्रोल रहेगा। और तीसरे 3 रिवर जो आ गए कौन कौन से? इंडस, चनाब और झेलम, राइट। इस पे जो है कंट्रोल किसको दिया गया था? पाकिस्तान को दिया गया था। अब इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया इन तीनों रिवर्स को नहीं यूज कर सकती, क्योंकि इंडिया से ये रिवर होके जाते हैं पाकिस्तान। इंडिया यूज कर सकती है बट लिमिटेड इरिगेशन पर्पस के लिए। उसके अलावा इंडिया इरिगेशन में लिमिटेड यूज करेगी इन तीनों रिवर्स को, बट उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन हो गया, या फिश कल्चर के लिए यूज कर सकती है। बट इरिगेशन के लिए ये इंडिया इनको यूज नहीं करेगी, ये पाकिस्तान में सीधा फ्लो होके जाएंगे। जबकि ये जो 3 रिवर है ब्यास, रावी और सतलुज, ये स्ट्रिक्टली जो है इंडिया अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है, इरिगेशन के लिए या और भी किसी पर्पस के लिए। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुई थी, और वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट किया था 1960 में, यह हुई थी। याद रखना, इंडस वाटर ट्रीटी को वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी भी मानी जाती है। बहुत सी वार्स हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, 3-4 वार्स हो गई, बट कभी भी ये जो ट्रीटी है इसको तोड़ा नहीं गया। बहुत बार कोशिश हुई, बट अभी तक जो है वो बनी हुई है, अभी तक बिल्कुल कभी भी इसको हार्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर में से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, रूल आउट मत करना। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया यूएस एग्रीमेंट साइंड इन 2020 इज नोन एज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट और मिलिट्री एग्रीमेंट। तो इसका आंसर है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब क्यों है और इसमें से क्या पोटेंशियल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट आ सकता है? याद रखना, जब से मोदी जी आए हैं तो हमारी कंट्री ने जो 3 मेन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं जो पूछे जा सकते हैं। 3 की जो बिटवीन इंडिया एंड यूएस के बीच में जो हुए हैं, राइट। इंडिया एंड यूएस के बीच में जो 3 मेन एग्रीमेंट हुए हैं मोदी जी के आने के बाद, मतलब 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट जो था भाई 2018 में हुआ था, 2016 में, 2018 में, 2018 देन हुआ था 2020 में,
2020 में। जो 2018 में हुआ था वो था LEMOA, राइट, और जो 2018 में हुआ था वो था COMCASA। आपको मैं इसका बताऊंगा, फुल मीनिंग आप लोग लिख लेना, राइट। और इसके बाद जो हुआ था 2020 में बेसिक एक्सचेंज, जिसका आंसर अभी ये है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, राइट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो 2016 में हुआ था ये एग्रीमेंट जिसका नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो हुआ था 2016 में। 2018 में हुआ था कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और उसके बाद 2020 में हुआ था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये 2016 का जो एग्रीमेंट था ये आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स की जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेके हुआ था। जो सेकंड एग्रीमेंट था ये वो हुआ था मिलिट्री कम्युनिकेशन को लेके बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद थर्ड एग्रीमेंट जो हुआ था वो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को लेके, 2020 का जो एग्रीमेंट जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को लेके हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज इन 1960, 1961, 1962 और 1963। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और बहुत कॉमन पूछा भी जाता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर तो आता है 1962। 1962 में जो हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अब क्या था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री दे देता हूं, टाइम कम है। आपको पता है क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है जो कि यूएस के पास है। वहां पे कम्युनिस्ट रिजिम चल रही थी, और यूएस से तो हमेशा कैपिटलिस्ट रिजिम। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तो उसके बाद जो यूएसएसआर जो है उसने पहले यूएस ने इन्वेड किया एक बार क्यूबा में। क्यूबन के जो एग्जाइल लोग थे उनके साथ मिलकर यूएस ने एक बार इन्वेड किया था क्यूबा में। उसके बाद क्यूबा ने भी सोचा कि मुझे यूएसए से थ्रेट है, तो उसने यूएसएसआर से हेल्प लिया और यूएसएसआर को कहा मेरी मदद करो। यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर को वैसे भी फाइट करना था यूएसए से, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो जो यूएसएसआर जो था उसने कुछ वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन लाके क्यूबा में रख दिए। अब यूएसए ने भी अपने कुछ वेपन्स रखे थे, कहां पर, टर्की और इटाली में। तो जब यूएसए तब पहले बिजी था, यूएसए को पता चला कि यूएस इलेक्शंस में बिजी था, उसको पता चला कि यूएसएसआर तो आके मेरे पास क्यूबा में मिसाइल रख के चला गया है। उसने यूएसएसआर को बुलाया और कहा कि आपने ये काम गलत किया है, यहां से मिसाइल बिल्कुल हटने चाहिए। और रशिया ने भी इस चीज को, यूएसएसआर ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने मिसाइल रखे थे, मैं उनको हटा दूंगा। और इसी तरह जब तूने जो मिसाइल रखे हैं कहां पर, टर्की में और इटली में, उनको आप हटाओगे और यहां से मैं हटा दूंगा। तो ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में हुआ था बिटवीन यूएस और यूएसएसआर पे, क्यूबा पे हुआ था। क्यूबा को एज अ प्रॉक्सी वार जो यूज कर रहा था यूएसएसआर, राइट। तो इसमें हुआ क्या था, आउटकम क्या था 1962 का जो क्यूबन क्राइसिस था, रिमूवल ऑफ यूएसएसआर न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। क्यूबा से यूएसए ने कहा यूएसएसआर को वेपन रिमूव करो, तो यूएसएसआर ने रिमूव कर लिए। सिमिलरली यूएसएसआर ने भी यूएस को कहा कि आप लोग, अमेरिका को कहा कि आप लोग अपने वेपन रिमूव करो इटली और टर्की से, तो उसने टर्की और इटली से अपने वेपन रिमूव कर दिए। तो ये एक क्राइसिस था, इंटरनेशनल क्राइसिस। इसको हम लोग अक्टूबर क्राइसिस ऑफ 1962 भी कहते हैं, और साथ में कैरेबियन क्राइसिस भी कहते हैं इसको, और मिसाइल स्केयर्स ऑफ 1962 भी कहा जाता है इसको। तो इसलिए ये था आज का पेपर में लास्ट क्वेश्चन। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे से कई बार थोड़ी गलती भी हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप लोग भी करेक्ट कर दिया करो अगर कहीं गलती होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।